गुजरात विश्वविद्यालय के HRDC सेंटर द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में उपस्थित सभी प्रबुद्ध प्रतिभागियों और उच्च शिक्षा से संबद्ध शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे वाक्य, पद और पाठभाषा विज्ञान हिंदी के संदर्भ में। जैसा कि हम सब जानते हैं, वाक्य संप्रेषण की लघुतम इकाई है, लेकिन वाक्य व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई है। जब हम किसी भाषा में परस्पर संवाद करते हैं तो संबंधित प्रसंग को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को एक या दो अथवा उससे अधिक वाक्यों के माध्यम से निहित संदेश को परस्पर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस संप्रेषण का उद्देश्य परस्पर दो व्यक्तियों के मध्य अथवा दो समुदायों के मध्य वैचारिक विनिमय अर्थात एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद कहलाता है। यही विचारों का आदान प्रदान है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो भी संप्रेषण करते हैं, जिस भी भाषा में करते हैं, हिंदी में करें, गुजराती में करें अथवा अंग्रेजी में करें, वह हमें एक स्वीकृत भाषा और वाक्य सांचों के अंतर्गत करना पड़ता है। अर्थात हम एक भाषागत नियमों के माध्यम से अपने संप्रेषण को पूरा करते हैं, और इसके लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है वह एक भाषा है। बिना किसी भाषा के संकेतों के माध्यम से भी संप्रेषण होता है, लेकिन उसका जो दायरा है वह बहुत सीमित है। हम बहुत सीमित प्रकार का संप्रेषण संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। जबकि यदि हमारे पास कोई भाषा है तो हमारे संप्रेषण का दायरा, विषय और चर्चा का जो पटल है, जो फलक है, जो प्लेटफॉर्म है, वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें भाषागत माध्यम से जो संवाद होते हैं उन्हें अधिक महत्वपूर्ण माना गया, और इसलिए हम मानते हैं कि भाषागत जो संप्रेषण है वो सबसे अधिक स्पष्ट और वैचारिक आदान प्रदान का सर्वाधिक स्वीकृत और सुलभ माध्यम है। किसी भी भाषा में, चाहे वो हिंदी है या अंग्रेजी है, जब हम बात करते हैं तो उसके वाक्य सांचे या एक वाक्य संरचना होती है। अब हिंदी की भी है, हम उसी के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं। एक सहज रूप में हम जानने की कोशिश करेंगे और व्याकरण को किसी बहुत जटिल प्रक्रिया के रूप में नहीं समझ रहे हैं, एक सहज और साधारण रूप में, एक वैज्ञानिक रूप में, जिस पर भारतीय व्याकरणाचार्यों और वैश्विक पटल पर भी जो ग्रामेरियन हैं उन्होंने काम किया है। हिंदी भाषा की वाक्य संरचना का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके निर्माण में कम से कम दो घटकों की या दो वाक्य संरचकों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के एक वाक्य बनता है। अर्थात एक घटक से या एक संरचक से वाक्य की रचना नहीं होती। जैसे मान लीजिए लघुत्तम वाक्य की एक लघुत्तम इकाई हम लें, लड़का गया,
तो यहाँ पर दो शब्द हैं। असल में ये दो शब्द नहीं है, ये दो पदबंध हैं या दो पद हैं। चर्चा करेंगे पदबंध और पद ही पदबंध होता है और शब्द ही जब कोशीय अर्थ से निकल के व्याकरणिक अर्थों में या संदर्भों में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द जो है पद बनता है। बिना पद बने हुए शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होता। ये व्याकरणिक अवधारणा है, मतलब एक नियम है। अब यहाँ पर जो आया लड़का और गया, दो शब्द या दो पद बंद हुए। लड़का कोशी अर्थ में है, पुल्लिंग है, संज्ञा है, एक वचन है, वो उसकी व्याकरणिक स्थिति है या व्याकरणिक अर्थ कह सकते हैं। या कर्ता और क्रिया इन दोनों के मिलने से वाक्य बना। लड़का और गया में यदि हम एक घटक को निकाल दें, लड़का या गया, तो अपूर्ण वाक्य हुआ। वाक्य हुआ ही नहीं, असल में वो शब्द हो जाएगा। और फिर लड़का का या फिर जाने का हम कोशी अर्थ देखेंगे, जाना है या संज्ञा है या जो भी। इसी को हम जो लड़का जाना है दो पदों के योग को कर्ता और क्रिया बराबर वाक्य, दो पदों के योग से वाक्य, दो पदबंधों के योग से एक वाक्य का निर्माण हुआ, जिसमें दो घटक, दो संरचक मिले, एक संज्ञा और एक क्रिया, जिन्हें हमने संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध के रूप में व्याकरणिक कोटि में निबद्ध किया, व्याकरणिक नियम में बद्ध कर दिया, जिन्हें आप अंग्रेजी में नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज कहते हैं। दो ही चीज होती हैं जिनसे वाक्य बनता है, चाहे वो कर्म हो चाहे वो कर्ता हो, दोनों के दोनों संज्ञा है। संज्ञा होने से वो क्या हो जाएंगे, संज्ञा पदबंध बन जाएंगे। जो क्रिया के साथ जुड़ेंगे वो क्रिया पदबंध हो जाएंगे। विस्तार जब होगा आप देखेंगे आगे वाक्यों में, तो वो दो स्तर पर विभक्त हो जाएगा, एक संज्ञा पदबंध में और एक क्रिया पदबंध में। इस प्रकार से दो संरचकों के मिलने से एक लघुतम, एक छोटे से छोटे वाक्य का निर्माण हुआ। लड़का और गया, लड़का गया, ये अपने आप में पूरा है। लड़का चला गया, वाक्य पूरा बन गया। दो स्थिति हमारे सामने आई, एक संज्ञा और एक क्रिया, जिसे हमने संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध के रूप में निरूपित किया। अब यदि वाक्य का विस्तार होता है तो उसमें एक चीज बढ़ती है, वो क्या है, कर्म। लड़का गया, अब लड़का घर गया, तब यहां क्या हो जाएगा, घर। घर भी संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है, लेकिन लड़का जाता है, लड़के की जाने की क्रिया होती है, और कर्म क्या है, किस पर होती है, घर पर होती है। लड़का घर गया। इस प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया दोनों मिलकर के एक संरचना बनी वाक्य। और पदक्रम क्या बना, कर्ता, क्रिया और कर्म। यह हिंदी के वाक्य की संरचना है, जबकि सभी भाषाओं में पदक्रम इसी प्रकार से नहीं होते। संस्कृत में पदक्रम से वाक्य के अर्थ नहीं बदलते, हिंदी में बदलते हैं, वो देखेंगे। इस वाक्य का विस्तार कैसे हुआ, कर्म के आने से। अब यदि इस वाक्य का और अधिक विस्तार मिलता है या होता है तो उसमें और क्या आ सकता है, तो कर्ता कर्म के बाद पूरक आ सकता है। और ये पूरक जो है
ये क्रिया का भी हो सकता है, कर्म का भी हो सकता है और कर्ता का भी हो सकता है। जैसे वह लड़का उस घर जाने के लिए चला। अब यहां सबके पूरक है। मान लीजिए लड़का है और वह किसके लिए है? तो वह भी लड़के के लिए है। वह अपने आप में सर्वनाम है। सर्वनाम की स्थिति क्या है कि वह किसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात सर्वनाम का प्रयोग, वह का प्रयोग लड़के के लिए हुआ तो यहां पर दो संज्ञाएं हो गई, दो कर्म हो गए, लड़का भी और वह भी। वह क्या हो गया? लड़के का पूरक हो गया, उसकी पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? लड़के की पूर्ति करता है। वह लड़का उस घर गया या किस घर गया, मतलब कौन से वाले घर गया? छोटे वाले घर गया, बड़े वाले घर गया, गांव वाले घर गया, शहर वाले घर गया, या जो भी, वो वाक्य संरचना में आ सकता है। यहाँ किस, कौन सा, किस भी, इस, उस, किस, जिस, तिस, यह, वह, इन, उन, जिन्हें, तिन्हें, उन्हें, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर भी घर कर्म है और कर्म का भी एक पूरक आ गया, किस घर गया या उस घर गया। फिर वाक्य हुआ क्या? जाने के लिए चला। दो क्रियाएं, जो जाना है इसलिए वो चला। तो यहां पर जो मुख्य क्रिया है वो है चलना, वो चला गया। उस घर जाना था इसलिए वो चला गया। बड़ी आनंद की बात हुई कि दो चीज हो गई, क्रिया भी दो हो गई, लेकिन एक क्रिया की स्थिति न तो सहायक की है, क्योंकि वह सहायक के रूप में नहीं आई है, जाने के साथ में उसका प्रयोग नहीं है, उसे जाना है इसलिए वो चला है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन वो चला इसलिए जाने के लिए वो चल दिया। तो यहां पर जाने के लिए क्या हुआ? क्रिया का पूरक, जो मुख्य क्रिया है चला, उसका भी एक पूरक है, जाने के लिए चला। यहां पर स्थिति क्या हो गई? यदि हम एक वाक्य हम बोर्ड पर लिख दें कि वह लड़का उस घर जाने के लिए चला, तो यहां पहले वह क्या है? वह है कर्ता का पूरक, लड़का कर्ता। उस घर या किस घर में उस या किस क्या है? यह कर्म का पूरक है। घर अपने आप में कर्म है और जाने के लिए उसे वो जाने के लिए जो क्रिया करता है, जाने की, चलने की, दो स्थिति हैं, जाना है और चला है उसके लिए। तो यहाँ पर जाने का जो प्रयोग हुआ है यह क्रिया के पूरक के रूप में आ गया है, और के लिए ये इसके संबंध तत्व हैं। संबंध तत्वों में विभक्ति भी आती है और योजक भी आते हैं, तो उसको विस्तार नहीं देते हैं कि योजक है कि विभक्ति है का के लिए, है ना। तो हमने इनको कहा कि ये क्या है? के लिए, जाने के लिए। ये संबंध तत्व किसके हैं? जाने के। ये जाने के लिए इन संबंध तत्वों का, के और लिए, दो संबंध तत्वों का प्रयोग हुआ। चला, ये क्रिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो वाक्य बना वह पूरक, कर्ता, पूरक
कर्म, फिर पूरक क्रिया, संबंध तत्व क्रिया के पूरक के लिए, और फिर एक क्रिया। इस प्रकार से इस वाक्य का निर्माण हो गया। अब यदि देखिए, ये सीधे सीधे भाषा का विषय है और हम मुख्य रूप से साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। बहुधा एक पेपर के रूप में भाषा पढ़ाई जाती है, निसंदेह पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति ये हो गई है कि हम साहित्य तो पढ़ाते हैं, लिटरेचर के सारे संदर्भ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मान लिया जाता है कि हमने हाई स्कूल या इंटर में 10th में या 10+2 में जो व्याकरण पढ़ लिया वो पर्याप्त है। वहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये बताए तो जाते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से वो याद रखते होंगे, मुझे नहीं लगता कि एक व्यवस्थित रूप में और भाषा को समझने के रूप में वाक्य को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसके रूप में वे समझे या समझाए जाते हैं। तो हम आज थोड़ा सा उन्हीं को समझने की कोशिश या प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ये 3 चीजें आई, कर्ता, कर्म और क्रिया, और इन तीनों के पूरक। अब यदि वाक्य का विस्तार हो और बड़ा वाक्य आए तो वो क्या होगा? ये जो कर्ता का पूरक है और कर्ता है, कर्म का पूरक है, कर्म है, क्रिया का पूरक है और क्रिया है, इन सब के साथ विशेषण लग सकते हैं, जिन्हें हम व्याकरण में या भाषा विज्ञान में विस्तार भी कहते हैं। विस्तारक मतलब किसके? पूरक के विस्तारक, जो कर्ता का विस्तारक हो सकता है, कर्ता पूरक का विस्तारक हो सकता है, कर्म का विस्तारक हो सकता है, कर्म के पूरक का विस्तारक हो सकता है, क्रिया के पूरक का विस्तारक हो सकता है, और क्रिया का विस्तारक हो सकता है। एक वाक्य देखेंगे। किस मेहनती ईमानदार लड़के ने मतलब यहाँ अब विशेषण जुड़ेंगे जिन्हें हमने विस्तारक कहा है। किस मेहनती ईमानदार लड़के ने उस आलसी अनिल को अपना मित्र इतनी जल्दी बनाने का अजीब निर्णय लिया? किस मेहनती ईमानदार लड़के ने उस आलसी अनिल को अपना मित्र क्यों इतनी जल्दी बनाने का अजीब निर्णय लिया? यहाँ पर किस ये अपने आप में सर्वनाम है, और मेहनती, किस मेहनती? मेहनती कौन? किस मेहनती वाले ने? किसका ये विशेषण है? ईमानदार लड़के। लड़का क्या है? वो ईमानदार है। किस मेहनती ईमानदार लड़के ने? पहला पूरक है कर्ता का, फिर मेहनती जो है उस पूरक का विशेषण है ईमानदार, फिर विशेषण है, लेकिन वह पूरक का नहीं है, वह कर्ता का है। ने ये संबंध तत्व है कर्ता का। उस आलसी, उस जो है वो सब संज्ञा है, सर्वनाम है संज्ञा के। तो उस आलसी विशेषण है उसका, वो जो है ना वो आलसी है,
उस आलसी अनिल को, अनिल कर्म है, को अनिल का संबंध तत्व है, अपना मित्र क्यों, यह है इतनी जल्दी बनाने का अजीब निर्णय लिया, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं किस जो आया, कर्ता का पूरक, फिर आया मेहनती, कर्ता पूरक का विशेषण, फिर आया ईमानदार, ईमानदार जो है कर्ता का विशेषण, फिर कर्ता का संबंध तत्व, फिर कर्म का पूरक, फिर कर्म पूरक का विशेषण, फिर कर्म का संबंध तत्व, फिर कर्म पूरक का विशेषण, फिर कर्म का पूरक, फिर कर्म पूरक का विशेषण, फिर क्रिया पूरक का विशेषण, फिर क्रिया पूरक का विशेषण, है ना। इतनी जल्दी कैसे। फिर क्रिया का पूरक आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्रिया पूरक का संबंध तत्व, फिर क्रिया का विशेषण, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लिया, यहां पर क्या अजीब क्या है, निर्णय है। निर्णय क्या है, एक प्रक्रिया है। अजीब जो है उसका, किसका, निर्णय का विशेषण, वो जो निर्णय लिया गया, जो किया गया वो काम निर्णय लेने का, वो बड़ा अजीब था। तो यहां पर कुल मिलाकर के हमने देखा कि कर्ता का पूरक, कर्म का पूरक, फिर क्रिया का पूरक, क्रिया पूरक का विशेषण, और फिर क्रिया। इस प्रकार से ये एक वाक्य की संरचना बनी। अब उल्लेखनीय है कि यहाँ पर जितने भी वाक्य में विस्तार हुए हैं वे सभी कर्ता, कर्म और क्रिया के हुए हैं। उनके साथ पूरक लगे हैं, पूरक, और इन चारों के कर्ता, कर्म, क्रिया और पूरक के विशेषण आए हैं। वाक्यों में कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया के साथ उनके संबंध तत्वों का प्रयोग हुआ है। अब एक वाक्य फिर वही, क्योंकि दूसरा लेंगे तो थोड़ा सा हटेगा, उसी वाक्य को बढ़ाकर देखते हैं कि किस बढ़ेगा कैसे। आप जान लीजिएगा कि जो विशेषण है वो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। यानी जो कर्ता, कर्म, क्रिया और पूरक हैं, इनके जो विशेषण होंगे वो एक एक विशेषण भी इनके साथ लग सकता है, और विशेषणों की स्थिति दो दो भी हो सकती है। अब अगर वो बढ़ते हैं तो वाक्य संरचना बड़ी हो जाएगी, विस्तृत वाक्य हो जाएगा, बड़ा वाक्य हो जाएगा, वो संभव है। मैं उस क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा हूं जहां पर ये सामान्य प्रयोग नहीं है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वह हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन जो साहित्य है उसमें हो सकता है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ ऐसा प्रयोग मिल सकता है। हालांकि ये प्रयोग केवल बहुत ही कठिन है और सामान्य नहीं है, लेकिन व्याकरण में संभव है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रयोग होते हैं
ये वाक्य सहजता से मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ व्याकरणिक संरचना में क्या क्या घटक आ सकते हैं या वाक्य संरचना किस तरह से विस्तृत हो सकती है। अब एक जो विशेषण है यदि वो बढ़ते हैं तो किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, एक वाक्य देखते हैं। किस इतने मेहनती, यहाँ पर दो हो गया, किस मेहनती लड़के ने पहले कहा था, लेकिन किस इतने मेहनती, मेहनती भी है वो और बहुत ज्यादा है, कम मेहनती नहीं, इतना ज्यादा मेहनती। किस इतने मेहनती व पक्के ईमानदार, वो ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी में भी पक्का है ना। वह पक्के ईमानदार लड़के ने उस चालाक आलसी, वो आलसी तो है ही, चालाक भी है, पहले तो कहा था कि वो आलसी अनिल को, लेकिन चालाक आलसी, आलसियों में भी वो चालाक है, अनिल को अपना घनिष्ठ मित्र, पहले तो मित्र बनाया था, अब घनिष्ठ मित्र, पहले तो क्यों बनाया था, अब कहेगा आखिर क्यों, भाई ऐसा क्यों किया उसने, आखिर में ऐसी क्या जरूरत थी, आखिर क्यों इतनी जल्दी, इतनी जल्दी पहले भी दो थे, बनाने का, पहले अजीब निर्णय था, लेकिन ऐसा अजीब निर्णय पहले लिया था, लेकिन ले लिया, अजीब निर्णय ले लिया। अब वाक्य संरचना देखिएगा, किस इतने मेहनती व पक्के ईमानदार लड़के ने उस चालाक आलसी अनिल को अपना घनिष्ठ मित्र आखिर क्यों इतनी जल्दी बनाने का ऐसा अजीब निर्णय ले लिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो आया है सबके साथ अलग अलग करके देख सकते हैं, जैसे किस धन माने जमा, किस धन इतने, धन मेहनती, धन वह, धन पक्के, वह धन ईमानदार, है ना। जब उनको अलग अलग करेंगे तो बीच में प्लस का निशान जोड़ते चले जाइए और देखिएगा एक एक जिसे आप शब्द समझ रहे हैं वो सारे के सारे पद हैं, हर एक पद के बाद में एक प्लस का निशान जोड़ते चले जाइए तो आप पाएंगे कि घटकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वाक्य एक ही है। वाक्य ये है कि लड़के ने अनिल को मित्र बनाया। इस पूरे वाक्य का एक ही संदेश है और ये वाक्य इस तरह से विस्तृत हो सकता है या उस वाक्य में इस प्रकार के पदों की, संबंध तत्वों की आने की संभावना व्याकरणिक दृष्टि से बनती है, बन सकती है। आवश्यक नहीं कि इतना ही हो, पहले छोटा था, उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा, फिर उसका बड़ा रूप आया। हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि हम इनकी संख्या गिने तो घटकों की या संरचनों की संख्या 27 हो जाती है। 27 घटक मिलकर के एक वाक्य बना रहे हैं कि किस इतने मेहनती ईमानदार लड़के ने उस चालाक आलसी अनिल को अपना घनिष्ठ मित्र आखिर क्यों इतनी जल्दी बनाने का ऐसा अजीब निर्णय ले लिया। अब आप यदि उसमें देखेंगे तो जैसा मैंने बताया जो कर इस उस जिस, ये तो सारे, या किसको बनाया, ये तो सारे के सारे सर्वनाम हैं। तो ये सारे के सारे सर्वनाम या तो कर्ता के स्थान पर आएंगे या कर्म के स्थान पर आएंगे, संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग होगा, लेकिन क्रिया के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता है। क्रिया के स्थान पर यदि पूरक आता है तब वह क्रिया ही होगी, है ना। बनाने का यानी वो भी बनाना क्रिया है, निर्णय लिया, निर्णय
जो लेना है वह भी एक क्रिया है, तो दो है, तो दोनों की दोनों क्रिया है। यहाँ पर वाक्य में ध्यान देने योग्य ये जो बात है कि यदि पूरक कर्ता और कर्म के आते हैं तो वह सर्वनाम होंगे संज्ञा के, लेकिन यदि क्रिया के स्थान पर आते हैं तब वह क्रिया ही होगी, है ना। अब यदि हम इसको उसमें ऊपर चार्ट बना दें तो कर्ता का पूरक, कर्ता पूरक का विशेषण, फिर कर्ता पूरक का विशेषण, कर्ता का संबंध तत्व, कर्ता का विशेषण, इस तरह से हम उन्हें कैटेगराइज करते चले जाएंगे। ये देख करके ये जिसका विशेषण है तो उसका विशेषण हो गया। अगर वह विशेषण नहीं है तो क्या होगा, पूरक होगा। यदि पूरक नहीं है, के, लिए, आदि, वे, वह, ये ऐसी चीज़ें आती हैं तब वो क्या हो जाएगा, वह संबंध तत्व हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य एक बात और है, ये जो 27 का मैंने बताया कि यदि इनमें यह जो संरचना है, इनके विश्लेषण में हम दूसरी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ये तो एक वाक्य की संरचना का जो विश्लेषण है किस रूप में है, हमने किस रूप में किया, दो रूप में, दो भाग किए वाक्य संरचना के। एक क्या है, कर्ता, और एक क्रिया। वाक्य दो से मिलकर बना है। एक भाग जो क्रिया से पहले चला जाएगा वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा, और दूसरा जो संज्ञा पदबंध नहीं है वो क्रिया पदबंध कहलाएगा। अभिप्राय ये हुआ कि वाक्य दो घटकों से मिल जाने से वाक्य बन जाता है। यदि दो चीज़ें वहाँ पर हैं, संज्ञा और क्रिया, जिन्हें हम, चाहे वो कर्म हो या कर्ता हो, वो सारे के सारे संज्ञा होने से संज्ञा पदबंध में चले जाते हैं। वह विभाजन केवल दो स्तर पर रह जाता है, संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध। इसका नोम चोम्स्की ने भी अपने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स जो है उसके अंतर्गत जो डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, विश्लेषण मिलते हैं, वहाँ पर चर्चा की है कि वाक्य के केवल दो घटक होते हैं और वाक्य की संरचना को समझने के लिए केवल संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध को समझना आवश्यक है। लेकिन यदि हम विभाजन करते हैं, और विभाजन जैसे कि आप आमतौर से जो अंग्रेजी के आधार पर कई बार करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, है ना, उद्देश्य और विधेय, तो उसमें वाक्य जो है, तब यहाँ पर वाक्य का विभाजन कर्म और कर्ता, राम घर गया, राम और घर का वर्गीकरण संज्ञा पदबंध में हो जाएगा और गया का क्रिया पदबंध में हो जाएगा। अर्थात कर्म किसके साथ चला जाएगा, कर्ता के साथ चला जाएगा। लेकिन जब हम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उद्देश्य या विधेय के अंतर्गत करते हैं तब कर्म क्या होता है, उद्देश्य में केवल जो कर्ता और कर्ता से जुड़े हुए जितने विस्तारक हैं, उसके विशेषण हैं, संबंध तत्व हैं, वो सारे आते हैं किसमें, उद्देश्य में। और जो कर्म और क्रिया वाले हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं विधेय में। विधेय में अब दूसरा आता है हमारा जो उसका विभाजन होता है वाक्य का, वो विधेय में आ जाता है। विधेय में कर्म, जिसे हम कहते हैं विधेय पूरक कर्म, अर्थात कर्म और उसके साथ उसके संबंध तत्व, उसका विशेषण, वो सब आ जाएंगे हमारे विधेय पूरक कर्म में। विधेय विस्तारक पूर्ति, जो उसके विस्तारक है, पूरक और पूरक के विस्तार विशेषण और वो जितनी चीजें हैं, वो विधेय विस्तारक पूर्ति में आते हैं।
फिर आता है साधारण विधेय, जिसमें क्रिया, क्रिया के पूरक, क्रिया के विशेषण आदि आते हैं। इस प्रकार जो वाक्य का विभाजन है वह दो वर्गों में उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें उद्देश्य में साधारण उद्देश्य और उद्देश्य वर्धक, या फिर कर्ता और कर्ता के विस्तारक हम उन्हें कह सकते हैं। दूसरे में कर्म, कर्म का पूरक और क्रिया। कर्म में हम विधेय पूरक कर्म, कर्म जो है कर्म का विशेषण, कर्म के संबंध तत्व। लेकिन जो दूसरा है विधेय विस्तारक पूर्ति, उसमें कर्म का जो पूरक है, ध्यान देने की बात है, मैंने कहा कर्म पूरक और क्रिया, जिसे हम विधेय पूरक कर्म कहेंगे। कर्म के साथ जितने इसके विशेषण है, संबंध तत्व हैं, वो कर्म में लगेंगे। कर्म का पूरक जो होगा वो विधेय विस्तारक पूर्ति के अंतर्गत आएगा। उसमें जो कर्म का पूरक है उसके विशेषण और उसके संबंध तत्व आएंगे। फिर क्रिया, क्रिया के अंतर्गत क्रिया का पूरक हो सकता है, क्रिया का विशेषण हो सकता है, क्रिया के पूरक का विशेषण हो सकता है, और उनके संबंध तत्व हो सकते हैं। अब कुछ सामान्य रूप से जो मानते हैं कि जो हमारा विधेय का विभाजन है वह लगभग 7 रूपों में मिलता है। कर्म को के संबंध में, करण से, यानी कि एक कर्म होगा और फिर उसका जो विस्तारक है वो को, फिर करण, करण का विस्तारक है, संप्रदान को के लिए ये इसके विस्तारक है। अर्थात 7 हैं: करण, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, पूरक और क्रिया। फिर से देख लें। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, पूरक और क्रिया, इन सब के विस्तारक कर्म का को, करण का से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण में और पर, पूरक जिन्हें हमने कहा कि वह लड़का, तो लड़के का जो पूरक है वह हो गया। क्रिया जैसे जाने के लिए चला, तो 2 है, जाने के लिए चला या जाने के लिए चल पड़ा, जाने के लिए चलेगा, है ना, निकलेगा, ये सारे। तो एक और फिर एक उसका विस्तार, तो इनके विस्तारों की स्थिति इस प्रकार बनती है। फिर आता है जो ये बताया वाक्य के 2 प्रकार के विभाजन, एक संज्ञा पदबंध और एक क्रियापद बंध के रूप में हम कर सकते हैं, जिसे हम नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के नाम से जानते हैं अंग्रेजी वाले। इसी को संज्ञा पदबंध को सब और क्रिया पदबंध को क्रिप, सप धन क्रिप, और नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को एनपी प्लस वीपी, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज के रूप में चिन्हित, वर्गीकृत किया गया है। हाँ, फिर इन्हीं से मिलकर के जो वाक्य बनता है, हाँ, वाक्यों के कुछ ऐसे भेद हैं जो सामान्य रूप से हमें देखने सुनने को मिलते हैं। जैसे आकृति के आधार पर, नहीं मैं संरचना के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, वो बताएंगे, बात करेंगे।
आकृति के आधार पर अयोगात्मक। अयोगात्मक मतलब जहाँ छोटे छोटे पदों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। योगात्मक जहाँ पर 2-3 पद का संयोग हो सकता है या एकाधिक पद का संयोग हो सकता है, योगात्मक। फिर आता है अश्लिष्ट, जहाँ पर एकाधिक पदों के संयोग से और फिर उनकी संरचना के आधार पर वाक्य मिलते हैं। प्रश्लिष्ट, जहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य एक ही होता है। जो आप वो पढ़ते हैं संस्कृत काव्यशास्त्र जब पढ़ते हैं, जो हिंदी वाले हैं, तो वहाँ पर आपने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे। रस सिद्धांत पढ़ा है, उसमें लिखा है कि विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हिंदी में तो ये बना। हिंदी में तो विभाव अलग है, अनुभाव अलग है, विभाव अनुभाव के संयोग से के अलग है, संयोग अलग है। लेकिन जब संस्कृत का वो जो वाक्य देखेंगे, कहीं कहीं हो सकता है कि उसमें 2 या 3 पद हों, लेकिन जो संस्कृत के जो काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें तो वो पूरा का पूरा एक ही वाक्य है, विभाव अनुभाव संयोग आदि रस निष्पत्ति। उसमें कहीं दूसरा वाक्य नहीं। ऊपर पूरी जो शिरोरेखा है सारे पर एक मिलेगी आपको, केवल एक शब्द है। संस्कृत में जो वाक्य का निर्माण है वह पद क्रम के आधार पर निर्धारित नहीं होता। ये हम आगे मतलब बात कर लेंगे। वहाँ पर पदों में जो विभक्ति आदि के योग होते हैं उनसे अर्थ का निर्धारण हो जाता है। पद को आप क्रम को आगे रखिए, पीछे रखिए, अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन हिंदी में होता है। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य प्रश्लिष्ट कहलाते हैं। संस्कृत में जो ग्रंथ हैं जैसे कादम्बिनी वगैरह है, अगर आप पढ़ते हैं तो देखेंगे, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, यदि किसी ने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लाइन खत्म हो गई है लेकिन दूसरा शब्द नहीं आया है, पूरा का पूरा एक शब्द है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो निचले वाली जो लाइन है, जो पंक्ति है, वो दूसरा शब्द है। अगर उस लाइन को भी, पंक्ति को पीछे से निकाल करके उसके साथ जोड़ दिया जाए तो वो भी उसी में जुड़ जाएगी। अर्थात 3-3, 4-4 लाइन मिलकर के आप एक वाक्य बना सकते हैं। 1 लाइन का भी, 2 लाइन का भी, 5 लाइन का भी। यह संस्कृत का गुण है कि वहाँ अगर उन्हें संप्रक्त कर दें, जोड़ दें एक साथ, तो भी वह उसी अर्थ की अभिव्यक्ति देते हैं, एक वाक्य बन जाता है। तो ऐसे वाक्य जो बहुत बहुत व्यापक, जिनकी संरचना बहुत बड़ी हो, पढ़ने में जिन्हें कठिनाई हो सकती है, प्रश्लिष्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से फिर आता है, शैली के आधार पर हम कुछ वाक्य मान लेते हैं। शिथिल वाक्य, जिसकी संरचना में ढीलापन हो। समीकृत वाक्य, जिसकी संरचना में अर्थगत रूप से एक समीकृत स्वरूप मिलता हो, कसाव मिलता हो। आवर्तक एक ऐसा ही वाक्य है। फिर कई बार कुछ लोग कहते हैं कि क्रिया युक्त वाक्य है, क्रिया विहीन वाक्य है ना। राम गया, इसमें तो क्रिया है, लेकिन राम है कौन सी क्रिया है तो कुछ हुआ नहीं, क्रिया तो हुई नहीं। लेकिन है जो है अपने आप में एक अपूर्ण क्रिया है।
बच्चा है, बच्चा सुंदर दिखता है, या बच्चा सुंदर है। मान लीजिए हम कहते हैं बच्चा सुंदर है, सुंदर तो विशेषण है बच्चे का, लेकिन है क्या है वो संज्ञा पदबंध है, और है अकेला क्रियापदबंध के रूप में वर्गीकृत है, यानी कि वो क्रिया के स्थान पर आया है लेकिन क्रिया नहीं है। सुंदर क्या होने की क्रिया है? लड़का सुंदर है तो है कौन सी क्रिया है? इसमें किस प्रकार की क्रिया होने की संभावना आपको दिखती है? भाव भी नहीं दिखता है क्रिया का होने का। तो यह अपने आप में जब हम इसे पाते हैं तो यह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। तो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के रूप में ना हो, उन्हें कई लोगों ने क्रियाविहीन वाक्य के रूप में भी दिया। लेकिन इन सब की जो है मैंने चर्चा इसीलिए की, कई बार लोग हम पढ़ते हैं देखते हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से विश्लेषण करने के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ये केवल शैली, अर्थ, भाव आदि के संदर्भ को जानने और समझने के लिए इस प्रकार के वाक्यों को हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर भी कई बार लोग वाक्यों को रखते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं, जैसे विधि वाक्य है, निषेध वाक्य है, आज्ञार्थक है, इच्छार्थक है, संभावनार्थक है, जिसमें कोई संभावना ऐसा हो सकता है क्या, संदेहार्थक है ना, ऐसा कैसे हो गया, प्रश्नवाचक है जहाँ पर कोई प्रश्न उठाया जाएगा, है ना, क्या राम चला गया, है ना। देखिए ये सारी चीज़ें ये अर्थ के आधार पर जब हम इन चीज़ों की मतलब वाक्यों की संरचना का या उसका नामकरण करते हैं तो उसका कोई व्याकरणिक जो है अस्तित्व तो नहीं है। लिया है और बहुत सारे व्याकरणों में उन्हें दिया भी गया है, मैंने भी इसीलिए उनका उल्लेख यहाँ कर लिया है। विस्मयादिबोधक वाक्य हम मान लेते हैं, संकेतार्थक मान लेते हैं, लेकिन जो संरचनात्मक स्वरूप है व्याकरण का, उसमें ये विश्लेषण के आधार नहीं है। वहाँ पर विश्लेषण के एक आधार है संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध, दूसरा आधार है उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जैसे जो अंग्रेजी के आधार पर हम देखते हैं। हिंदी में भी उसका है रूप जो है प्रचलित है, तो वो मैंने यहाँ लिया। अब वाक्यों के प्रकार संरचना के आधार पर उसका एक छोटा सा रूप देख लेते हैं। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य जो हैं मिलते हैं। एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। व्याकरणिक रूप से वाक्य की संरचना में जहां केवल एक उपवाक्य वाली संरचना मिलती है, उस प्रकार के वाक्य को सरल उपवाक्य कहा जाता है, या कहें कि उसे जहां जिस संरचना में केवल एक उपवाक्य की स्थिति हो, एक उपवाक्य मिलता हो, तब वह सरल वाक्य कहलाता है। अब जैसे लड़का गया, वो भी एक सरल वाक्य है। लड़की रोती है, बच्चा बैठा है, बच्चियां खेल रही हैं, लड़कियां खेल रही हैं, लड़का भागता है ना। ये अकर्मक है, शायद इसमें कोई कर्म नहीं है, वाक्य सरल है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी वाक्य संरचना नहीं मिलती, एक ही वाक्य संरचना मिलती है कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर। बालक खेल रहे हैं, एक बालक है जो संज्ञा पदबंध में आएगा, और दूसरा हमारा क्या है, खेल रहा है, वह ये पूरा खेलना रहा है
ये सहायक क्रिया के रूप में, यह पूरी की पूरी लड़का के बाद जो वो खेल रहा है, लड़का इधर चला जाएगा संज्ञा पद में और खेल रहा है क्रियापद में चला जाएगा, एक ही उपवाक्य यहाँ बन पाएगा। अतः ऐसी स्थिति में यह क्या हुआ, सरल वाक्य हुआ, अकर्मक हुआ, कोई कर्म है नहीं। बच्चा खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दिनेश पढ़ रहा है, रमेश खेल रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोटी बच्ची रो रही है, छोटी बच्ची खेल रही है, आदि आदि, कुछ भी आप कितने भी वाक्य लिख सकते हैं। छात्र खुशी से झूम रहे हैं, अध्यापक मन से पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं आ रहा, पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो नहीं, केवल पढ़ा रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, लगन से पढ़ा रहे हैं। सकर्मक सॉरी, बच्चा पानी पी रहा है, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ पर क्या है, कर्म की स्थिति आ जाती है। छात्र जो है पुस्तक पढ़ रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक और बच्चे पढ़ाना, तीन चीजें हो गई, कर्ता कर्म और क्रिया। इस प्रकार के वाक्यों में द्विकर्मक स्थिति सकर्मक स्थिति बनती है। लेकिन कर्म दो भी हो सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, पीछे कहा था कि सकर्मक जहाँ पर कर्म आता है, कर्म का क्या आ सकता है, पूरक आ सकता है। लेकिन अगर कर्म दो हो जाए, यदि कर्म दो हो जाए, जो पीछे संरचना मैंने बताई कि जिसमें 27 घटकों का प्रयोग हुआ, वहाँ केवल एक कर्म था और एक कर्म का पूरक था, और इन दोनों के विशेषण थे, फिर दो दो विशेषण थे। लेकिन यदि वह, अब जो यहाँ बता रहे हैं, यदि दो कर्म है तो वहाँ भी दो कर्म आ सकते हैं। यदि ऊपर वाले वाक्य में दो कर्म का प्रयोग हो जाए, तो एक तो कर्म एक घटक हुआ, फिर कर्म का पूरक दो घटक हो गए, अब दोनों के दो दो विशेषण, चार वो हो गए। कितने हो गए, 6। फिर इनके संबंध तत्व, तो जो 27 घटकों वाली संरचना है वो 30 से 35 और फिर ज्यादा विस्तृत भी हो सकती है। खैर, अब बात कर रहे हैं द्विकर्मक की। तो बच्चा मित्र को पेन दे रहा है, पुस्तक दे रहा है, कुछ सामान दे रहा है, तो जो भी चीज, एक तो बच्चा, फिर एक मित्र, फिर एक पुस्तक, तो एक बच्चा तो कर्म हो गया, है ना। मित्र को, मित्र क्या है, बच्चा तो कर्ता हो गया, मित्र जो है कर्म हो गया, मित्र कर्म और पुस्तक भी कर्म हो गया, तो दो कर्म हो गए। तो दिनेश रमेश को पेन दे रहा है, तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, दिनेश ने दिया, रमेश कर्म हो गया, और पेन दूसरा कर्म हो गया। तो ऐसे वाक्य बड़े छोटे हैं, आप सबने पढ़े होंगे, कोई विशेष बात इसमें नहीं है, तो खाली बता रहा हूँ कि ऐसी संरचना है, छोटी है फिर बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर केवल एक उपवाक्य हमें मिलता है द्विकर्मक में। फिर आते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में ऐसा कई बार कई जगह लिख देते हैं कि जहाँ दो वाक्य वाली संरचना मिलती है, दोनों वाक्य प्रधान होते हैं, तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। और भाई अगर तीन मिल जाए तो संयुक्त नहीं होगा क्या, तब भी संयुक्त होगा। लेकिन वहां पर तीनों को ही प्रधान वाक्य की तरह मिलना चाहिए। व्याकरणिक रूप से ऐसी संरचना जिसमें दो
या दो से अधिक, वो 3 भी हैं या 4 भी हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, स्थिति ये नहीं है कि वो 2 ही हों या 3 ही हों, वो 2 से अधिक कहता है, वो 3 भी हो सकते हैं। देखेंगे ऐसी वाक्य संरचना जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्यों वाली, उपवाक्यों वाली संरचना मिलती हो, और सभी वाक्य तो नहीं मिल सकते, वाक्य तो संयुक्त है, एक ही है, जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों वाली संरचना मिलती है, और जितने भी उपवाक्य हैं, वो 2-3 जो भी हैं, वो सारे के सारे प्रधान वाक्य की तरह से प्रयुक्त होते हैं, तब वह क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। जैसे जो विद्यार्थी, मान लीजिए हम कक्षा में बैठे, जो विद्यार्थी बुद्धिमान होगा उसको क्या हम सब क्या कहेंगे? हैं? चाहेंगे, पसंद करेंगे। तो ये एक वाक्य हुआ, एक वाक्य वाली स्थिति बनी। अब हम देखते हैं क्या कि राम, ऐसा वाक्य देखते हैं छोटे से छोटा, जिसमें 2 वाक्य बनते हैं। राम खेलता है और दिनेश पढ़ता है। कहीं पर हम गए एक जगह, वहाँ रमेश और दिनेश, कोई 2 छात्र, 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक खेल रहा है, एक पढ़ रहा है। हमने कहा राम खेलने लगा और दिनेश पढ़ने लगा, या राम खेलने लगा तो दिनेश पढ़ने लगा। अब राम खेलने लगा, अपने आप में एक उसका संबंध उसके पढ़ने से नहीं है, दिनेश पढ़ने लगा, और उसके पढ़ने का संबंध कोई भी खेलने से नहीं है। तो यहाँ पर राम पढ़ने लगा और दिनेश खेलने लगा, अपने आप में स्वतंत्र और प्रधान वाक्य है। और इस प्रकार से दोनों की दोनों छोटी संरचना है, बड़ी संरचना नहीं है। राम खेलने लगा, एक वीपी एक एनपी, और उधर भी, तो दिनेश पढ़ने लगा। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, राम खेलने लगा, इसमें किसी दूसरी घटक की जरूरत है क्या? आश्रित तो नहीं, अपूर्ण तो नहीं रहा ना, इसका अर्थ पूरा हो गया। दिनेश पढ़ने लगा, उसका खेलने से कोई सीधा संबंध नहीं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों उपवाक्य संरचनाएं जो हैं स्वतंत्र हैं और अपना अर्थ अपने से पूर्ण करती हैं। उनका अर्थ रमेश का दिनेश से, दिनेश का रमेश से कोरिलेट नहीं करता जब तक उनमें योजक या संबंध तत्व नहीं जोड़ते। तो हमने जोड़ दिया, इसके बाद भी इधर की संरचना देख सकते हैं, इधर की संरचना देख सकते हैं, दोनों अपने स्वतंत्र अर्थ को रखती हैं। अब हम एक ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें वह आएगा तब मैं अपनी किताब पढ़ूंगा, मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। वह आएगा, वह आएगा तब मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। संबंध तत्व को हटा दीजिए, वह आएगा। मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। राम आके निकल गया और दिनेश पीछे रह गया। अब यहाँ पर और हटा दें, राम आगे निकल गया, दिनेश पीछे रह गया। उस दिनेश का पीछे रहने से और रमेश का आगे जाने से आपस में आश्रित का संबंध नहीं है। लेकिन एक जो अगला वाक्य है उसमें ऐसी स्थिति आएगी। अब तीसरा वाक्य है,
नीलेश पार्क में पहुंचा, नीलेश पार्क में पहुंचा, तब दिनेश पार्क में टहल रहा था। नीलेश पार्क में पहुंचा, तब दिनेश पार्क में टहल रहा था। फिर दोनों मिलकर, या फिर दिनेश और नीलेश मिलकर टेबल टेनिस या बैडमिंटन या कोई भी खेलने लगे। जब नीलेश पार्क में पहुंचा, तब दिनेश पार्क में टहल रहा था और फिर नीलेश और दिनेश मिलकर बैडमिंटन खेलने लगे। दिनेश और नीलेश मिलकर बैडमिंटन खेलने लगे, यह भी अपने आप में एक वाक्य पूर्ण संरचना है, इसका संबंध किसी से नहीं है। अलग करके नीलेश और दिनेश मिलकर बैडमिंटन खेलने लगे। नीलेश पार्क में पहुंचा, अपने आप में पहुंचा, तब दिनेश पार्क में टहल रहा था। तब हटा दीजिए, दिनेश पार्क में टहल रहा था। तो यहाँ तीनों के तीन उपवाक्य जो हैं, यदि कोई एक उपवाक्य हट जाता है, जैसे नीलेश पार्क में पहुंचा, तब दिनेश पार्क में टहल रहा था, आगे की संरचना हटा देते हैं और फिर मिलकर नीलेश और दिनेश बैडमिंटन या जो भी कोई खेलने लगे। अगर वह बाद की संरचना वहां से हट जाती है तो भी पहले के दो वाक्य जो है अपने आप में पूर्ण है। नीलेश पार्क में पहुंचता है, दिनेश पार्क में टहलता है। और इन तीनों को तीनों में से पहले दोनों को हटा दें, नीलेश और दिनेश दोनों मिलकर बैडमिंटन खेलने लगे। तो इसमें इन दोनों जो उपवाक्य की संरचना है पहले वाली, इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि पूरा का पूरा वाक्य हम कहें, नीलेश पार्क में पहुंचा, तब दिनेश पार्क में टहल रहा था, फिर नीलेश और दिनेश मिलकर बैडमिंटन खेलने लगे। कहने का मेरा अभिप्राय ये कि संयुक्त वाक्य की संरचना में प्रयुक्त हुए दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। वह संरचना दो उपवाक्य वाली हो सकती है, तीन उपवाक्य वाली हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं मिश्र उपवाक्य। मिश्र वाक्य दो से अधिक उपवाक्यों वाली ऐसी संरचना जिसमें एक प्रधान वाक्य का प्रयोग हो और शेष दूसरा या फिर तीसरा जो उपवाक्य उसमें आया है वह किसी एक उपवाक्य पर आश्रित हो। मान लीजिए तीन उपवाक्य हैं, तो पहला उपवाक्य और तीसरा उपवाक्य बीच वाले दूसरे पर आश्रित हो सकता है, या दूसरा और तीसरा पहले पर आश्रित हो सकता है, या पहला और दूसरा तीसरे पर आश्रित हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि किस पर आश्रित होगा, पहले दूसरे या तीसरे पर, किसी एक पर आश्रित हो सकते हैं उपवाक्य, वो एक या दो या उससे अधिक। एक बार हम देख लेते हैं। जो छात्र समझदार होता है उसे सब पसंद करते हैं, या जो बच्चा समझदार होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, उसे सब पसंद करते हैं। किसे पसंद करते हैं? अब दोनों को अलग
जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति समझदार होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, इतना हमने कहा, जो व्यक्ति समझदार होता है। फिर क्या हम ये वाक्य पूरा हुआ? क्या होता है? अर्थ क्या है? संदेश हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट हुआ क्या? इतनी संरचना कहने भर से क्या जो हमारा वैचारिक संदेश है जिसे हम देना चाहते हैं उसकी पूर्ति हुई? नहीं हुई। जो व्यक्ति समझदार होता है उसे सब चाहते हैं, दोनों मिलकर के एक उसे सब चाहते हैं। उसे जो उस है वो करता है, सब जो हैं सब लोग, ये क्या है? कर्म है। हम सब, वे सब, सब चाहते हैं वो क्रिया है। तो आखिर वाले उपवाक्य में भी कर्ता कर्म क्रिया है। पहले वाले वाक्य में हम देखते हैं जो विद्यार्थी या व्यक्ति समझदार होता है, तो यहाँ पर भी एनपी और वीपी दोनों आ गए। दो संरचनाएं हमें मिलती हैं। एक उधर उसे सब चाहते हैं, अपने आप में वाक्य है लेकिन अपूर्ण है। इधर एक वाक्य है जो व्यक्ति समझदार होता है, ये भी एक पूरी संरचना है लेकिन अर्थ के स्तर पर अधूरी है। तो यह आश्रित हो जाती है परस्पर संरचना एक दूसरे पर, लेकिन कौन सी किस पर आधारित है? जो समझदार होता है उसी को चाहते हैं सब। तो जो दूसरी संरचना है उसका अर्थ पहली संरचना के आधार पर स्पष्ट होता है। किसे चाहते हैं? समझदार को चाहते हैं। अब एक दूसरा ऐसा वाक्य ले लेते हैं जिसमें दो से अधिक संरचनाएं मिलती हैं, तीन या फिर ज्यादा। नौकर सामान लेने बाजार में गया, या नौकर सामान लेने बाजार गया लेकिन वहां सामान नहीं मिला तो वह खाली हाथ लौट आया। यहां पर पहली वाली जो संरचना है यह निर्धारित करती है बाकी दूसरी दोनों संरचनाओं के अर्थ को। नौकर या व्यक्ति या लड़का कोई भी है ना, सामान लेने बाजार गया। एक बात हो गई कि वो सामान लेने के लिए गया लेकिन वहां सामान नहीं मिला। कहाँ? ये पहली संरचना है, बाजार। बाजार गया था ना, कहाँ नहीं मिला सामान? बाजार नहीं मिला तो वह खाली हाथ लौट आया। वह खाली हाथ लौट आया, वह खाली हाथ। यहां भी एनपीवीपी अपने आप में है, संज्ञा पदबंध भी है और क्रियापद बंध भी है। फिर जो पहला है वहां सामान नहीं मिलना, मिलना भी क्रिया है ना। लौटाना अपने आप में क्रिया है, बाजार में जाना अपने आप में क्रिया है ना। तो हर वाक्य में संरचना के स्तर पर यदि डिवीजन करेंगे, संज्ञा पदबंध, क्रियापद बंध, एक उपवाक्य, संज्ञा पदबंध, क्रियापद बंध, एक उपवाक्य, संज्ञा पदबंध, क्रियापद बंध, एक उपवाक्य, तीन उपवाक्य बने। लेकिन बाकी के दो वाक्य आधारित हो गए पहले उपवाक्य पर। अब हम ये कहें कि साहब पहले ये तो पहले वाले में भी आपने ये कहा कि जो उसे चाहते हैं तो पहले पर ही आश्रित हुए, क्या दूसरे पर आश्रित हो सकते हैं? क्या ऐसा होगा कि एक ऐसी संरचना मिले जिसमें पहले उपवाक्य पर आश्रित होने के बजाय उपवाक्य दूसरे वाले पर आश्रित हो जाए? सभी लोग उसको चाहते हैं जो पूरी तरह से समझदार हो।
सब लोग उसी से मित्रता चाहते हैं जो ईमानदार हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो। अब किसे चाहते हैं हम? जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्यपरायण हो, है ना, या सत्यवादी हो, छल ना करता हो, कुछ भी। तो यहाँ पहला वाक्य जो है उसका अर्थ निर्धारित होता है दूसरी संरचना से, तो वह दूसरी पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि पहली पर आश्रित होगा या दूसरी पर आश्रित होगा या तीसरी पर आश्रित होगा। वाक्य में निर्धारित करें, अर्थ निर्धारित करेगा जिसके ऊपर, तो जिसका अर्थ निर्धारित करेगा वह आश्रित होगा, जिस पर निर्धारित करेगा वह प्रमुख मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की संरचना हमें मिलती है जब हम स्ट्रक्चरल, जो ग्रामेटिकल प्लेटफॉर्म पर हम स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, है ना। एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। सभी अध्यापक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वह इसे बहुत जो है रूढ़ रूप में ना लें। कई बार माना जाता है कि व्याकरण जो है बहुत ही लोग कहते हैं बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, आगे आगे चलेंगे उसमें सहजता भी है, सरलता भी है, आनंद भी है, ऐसा नहीं है। यह इसलिए है कि जब हम प्राथमिक रूप से उसे उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं तो 1-2 बार ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। व्याकरण में भी वही आनंद आता है जो आपकी साहित्यिक पाठों में आता है, काव्य के पाठों में आता है। जब हम उनका विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण ये जो सब सिखाया जाता है, ये सारा का सारा जो है गद्यात्मक जो स्वरूप हैं उसको लेकर सिखाया जाता है। लेकिन व्याकरण का अध्ययन अध्यापन जो है वह काव्य को लेकर भी है, उसके स्वरूप को लेकर भी किया जाता है। और जब हम उसका अध्यापन करते हैं, मन लगाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें साहित्य जैसा ही सहज स्वरूप देखने को मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि इससे ज़्यादा जो आप मानते हैं बोरिंग, उबाऊ, वैसा न लें। और यदि थोड़ा थोड़ा सा देखें, बड़ी कठिन स्थिति तो तब आती है जब हम एमए के स्तर के बाद भी एक वाक्य की संरचना का विश्लेषण छात्रों से नहीं करा पाते हैं। तो यह तो एक विचित्र स्थिति हुई ना। हम यदि हिंदी या गुजराती जानते हैं, हमारे सामने एक संरचना है, हम उसके संरचना के स्वरूप को न समझें, केवल साहित्यिक स्वरूप को समझें, उसके अर्थ भर को समझें, तो वो जो वाक्य है वो सही है कि नहीं है, हम ये कैसे निर्धारित करेंगे? उसमें विचलन है तो क्यों है, किस कारण से है, जो डेविएशंस मिलते हैं वो किस आधार पर हैं, कैसे हैं, ये सारी जो वस्तु स्थिति है ये